आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की गहरी छानबीन करेंगे। 322 ईपू से लेकर 150 ईपू तक फैला मौर्य वंश प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति और राजनीति का आधार था। चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने से लेकर अशोक के बौद्ध सम्राट में बदलने तक इस साम्राज्य ने एक स्थायी धरोहर छोड़ी है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? कैसे एक छोटा सा राज्य समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने में सक्षम हुआ? चलिए हम मौर्य साम्राज्य की अद्वितीय यात्रा को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। मौर्य साम्राज्य की कहानी इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईपू वे भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुआ था। वे एक साधारण पृष्ठभूमि से थे। वे क्षत्रिय वर्ग के थे और उन्हें महान शिक्षक और रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें औतन्य भी कहा जाता है, ने मार्गदर्शन दिया। चाणक्य, जिन्होंने राजनीति और युद्ध की गहरी समझ रखी थी, ने युवा चंद्रगुप्त में क्षमता देखी और उन्हें सत्ता में आने में मदद करने का निश्चय किया। उस समय भारत कई राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। उत्तर में सिकंदर महान ने हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव छोड़ा था, जिन्होंने वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों पर आक्रमण किया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य जल्दी ही टूट गया, जिससे इस क्षेत्र में शक्ति का शून्य उत्पन्न हुआ। यह चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति के लिए एक आदर्श अवसर था और चाणक्य के मार्गदर्शन में उसने एक मजबूत सेना बनानी शुरू की। चंद्रगुप्त की पहली बड़ी जीत नंद वंश के खिलाफ हुई, जो पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, के आसपास का क्षेत्र शासित करता था। उन्होंने नंद राजा को हरा दिया और 322 ईपू में मौर्य वंश की स्थापना की। अब चंद्रगुप्त एक छोटे लेकिन बढ़ते साम्राज्य के राजा थे। सत्ता में आने के बाद चंद्रगुप्त का एक स्पष्ट लक्ष्य था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और भारत को एक एकल शासन के तहत एकजुट करना। उनके शासनकाल के साथ मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार शुरू हुआ। चंद्रगुप्त ने पहले दक्षिण की ओर ध्यान केंद्रित किया, जहां उन्होंने मगध, तायंगा, वर्तमान ओडिशा और उत्तरी दक्कन पठार के क्षेत्रों को जीता। उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा नियंत्रित सेल्यूसिड साम्राज्य से भी खतरे का सामना किया। सेल्यूसिड शासक सेल्यूसिस प्रथम ने चंद्रगुप्त से समझौता किया, जिसमें उसने बड़े क्षेत्र, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे, शांति संधि के बदले सौंप दिए। यह मौर्य साम्राज्य का पहला बड़ा क्षेत्रीय विस्तार था और चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की, जो गंगा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से उन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया, जो उत्तर और पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे इसके प्रशासनिक ढांचे में भी विकास हुआ। चंद्रगुप्त को चाणक्य का मार्गदर्शन प्राप्त था, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें शासन, कानून, अर्थशास्त्र और युद्ध के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका दी गई थी। चाणक्य के योगदान ने मौर्य प्रशासन को संगठित करने में मदद की, जो अत्यंत केंद्रीकृत था, जिसमें एक कुशल नौकरशाही और एक बड़ी स्थायी सेना थी। चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन उनके पुत्र बिंदुसार के पास गया और फिर उनके पोते अशोक के पास। अशोक, जिन्होंने लगभग 268 ईपू में सिंहासन ग्रहण किया, शायद मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शासक थे। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य का उत्तराधिकार किया जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में दक्कन पठार तक फैला हुआ था, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करता था। प्रारंभ में अशोक को उनके आक्रामक और विस्तारवादी सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता था।
कालिंगा, वर्तमान ओडिशा, पर उनका आक्रमण विशेष रूप से क्रूर था। लंबी और खूनी लड़ाई के बाद मौर्य सेना ने कालिंगा को हराया, लेकिन युद्ध में हुई जानमाल की हानि और संघर्ष से उत्पन्न दुख ने अशोक को गहरे रूप से प्रभावित किया। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार अशोक ने युद्ध के बाद का दृश्य देखा, जिसमें हजारों लोग मारे गए या घायल हुए, और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कालिंगा युद्ध की विभीषिका से आहत होकर अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया, जो अहिंसा, करुणा और नैतिक शासन पर केंद्रित थे। यह विजेता से करुणामयी शासक के रूप में अशोक का रूपांतरण उन्हें भारत के सबसे पूजनीय सम्राटों में से एक बना दिया। अपने धर्मांतरण के बाद अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दूर दराज के क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजा। उन्होंने अपने साम्राज्य में कई स्तूप, खंभे और शिलालेख भी बनवाए, जिनसे बुद्ध के उपदेशों का प्रचार हुआ। अशोक का शासन कई महत्वपूर्ण सुधारों से चिन्हित है। उन्होंने धम्म, नैतिक कानून के बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित नीतियां स्थापित की, जो सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और अपने लोगों की भलाई को बढ़ावा देती थी। उनके प्रसिद्ध अशोक के शिलालेख, जो साम्राज्य भर में पत्थर के खंभों पर उत्कीर्ण किए गए, इन सिद्धांतों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाते हैं। ये शिलालेख न केवल उनके नैतिक शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों को उजागर करते हैं, बल्कि उनके शासन के कुछ पहले दस्तावेज भी हैं। अशोक के करुणामयी शासन के प्रयासों के साथ साथ महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक विकास भी हुआ। उन्होंने सड़कें, विश्राम गृह और मनुष्यों और जानवरों के लिए अस्पताल बनाए। उन्होंने वृक्षारोपण और ओं के निर्माण को भी बढ़ावा दिया, जिससे उनकी प्रजाओं की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ। अशोक के तहत मौर्य साम्राज्य सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंचा। उनका शासन साम्राज्य में शांति और समृद्धि लेकर आया, और यह प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध राज्यों में से एक बन गया। अशोक के शासन के भव्यता के बावजूद उनके निधन के बाद 232 ईसा में मौर्य साम्राज्य में गिरावट शुरू हो गई। साम्राज्य के विशाल आकार में उसे शासित करना मुश्किल बना दिया, और अशोक के निधन के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। अगले शासक कम सक्षम थे और साम्राज्य टूटने लगा। 150 ईसा तक मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अंतिम मौर्य शासक जयद्रथ को उनके जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला, जो फिर शुंग वंश की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य की शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन अशोक और मौर्य प्रशासन की धरोहर भारतीय राजनीति, संस्कृति और शासन पर सदियों तक प्रभाव डालती रही। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे अद्वितीय साम्राज्यों में से एक था। एक छोटे से राज्य से विशाल साम्राज्य तक इसका उत्थान, और इसके सबसे महान शासक अशोक का विजेता से शांति के प्रचारक में रूपांतरण इसे विश्व इतिहास का एक अनोखा अध्याय बनाता है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और उनके उत्तराधिकारियों ने भारतीय समाज, संस्कृति और शासन पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी प्रशासन और अवसंरचना में प्रगति से लेकर अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार तक मौर्य साम्राज्य का प्रभाव आज भी भारत के इतिहास में गूंजता है। मौर्य साम्राज्य पर इस गहरी जानकारी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमेशा की तरह नीचे कमेंट्स में अपने विचार और सवाल छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।